नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं लोकतंत्र 2017। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में छठे और मणिपुर में पहले दौर के लिए नामांकन शुरू। दोनों जगहों पर 4 मार्च को डाले जाएंगे वोट। 11 मार्च को नतीजों का ऐलान। मायावती ने कहा, आरक्षण के खात्मे में जुटी बीजेपी। राहुल अखिलेश का केंद्र पर नफरत की राजनीति का आरोप। राजनाथ ने यूपी की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। आगरा में गिरता जलस्तर और पीने के पानी की किल्लत बना चुनावी मुद्दा। पानी में ज्यादा फ्लोराइड के चलते सैकड़ों बीमार। और अमित शाह का दावा, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार और अराजकता का बोलबाला। राज्य में 2/3 बहुमत से सरकार बनाने का भरोसा। और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को शामली में चुनावी सभा की। इस मौके पर गृहमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी में विवाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश है। शामली के चौसाना में गृहमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन अवसरवादिता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल है और लोग पलायन को मजबूर हैं। और यहाँ पर कानून और व्यवस्था का सवाल है। मेरे भाइयों, हुकूमत ऐसी चाहिए, पलायन होना चाहिए। हुकूमत के रहते गुंडे बदमाश अपने सीने का बटन खोलकर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर घूमे। गृहमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी के अंदर विवाद के नाम पर जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव 4 साल तक खामोश रहे और अब लड़ाई के बहाने लोगों का ध्यान मुद्दों से भटका रहे हैं। अरे जनता की आंखों में कैसे धूल झोंकते हैं? इतने दिनों तक सरकार चला ली लोगों ने। बताइए, कहते हैं मैं क्या करूं? यहाँ के मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, मैं क्या करूं? हमारे चाचा हमको काम नहीं करने देते। लड़ना ही था तो सरकार 4 साल नहीं लड़े। आप जब 5वां साल जब चुनाव आ गया तब लड़ने लगे। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह की बेटी बीजेपी की उम्मीदवार हैं। गृहमंत्री ने यहां परिवारवाद के आरोपों को सिरे से नकार दिया। साथ ही उन्होंने वादा किया कि सरकार बनने पर गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मेरठ में चुनावी रैली को संबोधित किया। दोनों नेताओं की ये प्रदेश में दूसरी साझा रैली है। इस मौके पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री लोगों में नफरत फैला रहे हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव। मेरठ के ऐतिहासिक नौचंदी मेला ग्राउंड में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री आते हैं और लोगों के बीच क्रोध फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश एक साथ खड़ा है, इस साथ को तोड़ा नहीं जा सकता। यहां से मैसेज जाना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के युवा एक साथ खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के युवा मेक इन उत्तर प्रदेश करना चाहते हैं। पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश एक साथ खड़ा है। इस प्रदेश को तोड़ा नहीं जा सकता है। इस प्रदेश में नफरत नहीं फैलाई जा सकती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्कैम शब्द में मायावती को शामिल करना हैरत भरा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मायावती के साथ 3 बार गठबंधन किया और उनके साथ मिलकर सरकार बनाई है। हमारी बुआ का नाम क्यों जोड़ दिया, ये बताओ पहले तो। अरे बुआ से तो इनके रिश्ते बहुत करीब के रहे हैं। आप जानते होंगे, बताओ रक्षाबंधन किसने मिलके मनाया? और उत्तर प्रदेश में 3 बार मिलकर सरकार बनाई। उनकी परिभाषा कुछ और थी, हमारी भी परिभाषा थी। जिनके नाम ए और एम से शुरू होते हैं, उससे देश को बचाने का काम हमें और आपको मिलकर के करना है। दोनों नेताओं ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का साथ लंबी अवधि का है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि आगामी चुनाव में देश की राजनीति के लिए काफी अहम है, जबकि राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव देश का भविष्य तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
बीएसपी प्रमुख मायावती ने मंगलवार को गाजियाबाद और संभल में चुनावी सभाएं की। गाजियाबाद में मायावती ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। गाजियाबाद के निर्माण विभाग मैदान में आयोजित जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि यूपी की मौजूदा सरकार भ्रष्ट है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 5 साल के दौरान यूपी में विकास के नाम पर सिर्फ अपराध व दंगा हुआ है। वर्तमान सत्ता सरकार का लगभग पूरा कार्यकाल हर स्तर पर व हर मामले में अति निराशाजनक व अति कष्टदायक ही बना रहा है। केंद्र सरकार को दलित विरोधी बताते हुए मायावती ने कहा कि बीजेपी सत्ता में आई तो प्रदेश में आरएसएस का एजेंडा लागू करेगी। बीएसपी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी नौकरियों में दलितों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों से इन वर्गों को भारतीय संविधान में मिले आरक्षण व अन्य और कानूनी अधिकारों को भी अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर उन्हें अंदर अंदर निष्प्रभावी बनाने में वे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। मायावती ने अपने भाषण में गरीबों पर नोटबंदी के बुरे असर, यूपी के कानून व्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी का भी जिक्र किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में चुनावी सफर अब छठे दौर में पहुंच चुका है। छठे दौर के लिए नामांकन भरने का सिलसिला मंगलवार से शुरू हो गया। इस दौर की 49 सीटों पर उम्मीदवार 14 फरवरी तक नामांकन भर सकते हैं। 16 फरवरी को चुनाव आयोग नामांकन पत्रों की जांच करेगा, जबकि उम्मीदवार 18 फरवरी तक नाम वापस ले सकते हैं। 4 मार्च को इस दौर की 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा चौथे दौर के लिए मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच पूरी कर ली गई। इस दौर की 53 सीटों के लिए उम्मीदवार 30 जनवरी से ही नामांकन भर रहे थे। सोमवार को नामांकन भरने की आखिरी तारीख थी। 9 फरवरी तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। 5वें दौर की 52 सीटों पर नामांकन भरने का काम जोरों से चल रहा है, जबकि 7वें और आखिरी दौर की 40 सीटों के लिए 9 फरवरी से नामांकन का काम शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में तीसरे और चौथे दौर के मतदान की तैयारियों पर चुनाव आयोग की पैनी नजर है। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी की अगुवाई में चुनाव आयोग की टीम बुधवार को 2 दिनों के लिए लखनऊ का दौरा करेगी। इस दौरान चुनाव आयुक्त जिलाधिकारियों और सुरक्षा अधिकारियों के अलावा अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने पूरा जोर लगा रखा है। तीसरे दौर की 69 और चौथे दौर की 53 सीटों पर 19 और 23 फरवरी को मतदान होना है। दोनों ही चरण के लिए नामांकन भरने का काम पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग की एक समिति ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मथुरा के 2 उम्मीदवारों को नोटिस थमाया है। बीजेपी उम्मीदवार श्रीकांत शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने बिना अनुमति के प्रचार के लिए वीडियो वैन का इस्तेमाल किया, तो वहीं बीएसपी उम्मीदवार मनोज पाठक पर बिना अनुमति के जुलूस निकालने का आरोप है। मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी यानी कि एमसीएमसी ने इसके लिए दोनों को नोटिस थमाया है। एमसीएमसी का काम मुख्य रूप से पेड न्यूज और उम्मीदवारों के खर्चे पर नजर रखने का होता है। चुनाव आयोग ने दोनों उम्मीदवारों से 24 घंटे के भीतर इन मामलों में खर्च का ब्यौरा मांगा है। आगरा जिले की सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में पीने के पानी की किल्लत है। भूजल का गिरता स्तर और पानी की क्वालिटी को लेकर कोई पुख्ता कदम नहीं उठाए गए। इससे नाराज स्थानीय लोग इसे चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। ये है शंभू। आगरा के रोहटा गांव में रहने वाले शंभू पेशे से बढ़ई हैं। इनका पूरा परिवार हड्डियों की बीमारी से परेशान है। इनकी पत्नी शांति 6 महीने की थी जब उनकी टांगों में टेढ़ापन आना शुरू हुआ। इसके बाद वो कभी ठीक से नहीं चल पाए। गांव में शंभू का परिवार इस बीमारी का अकेला शिकार नहीं है। इस खराब पानी वजह से हमारा ये हाल हुआ है और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का ये हाल ना हो खराब पानी से। पहली बात तो पानी नहीं आता है और आता भी है तो गंदा पानी आता है, किसी मतलब का नहीं आता है। ज्यादा कपड़े धो लो या फैला लो बस। और कीचड़ आती है, बिल्कुल सड़ी बदबू मारती है नहीं बुरी तरीके से। इतनी समस्या है पानी की और पीने का तो मतलब कहीं नहीं है बिल्कुल पानी। रोहटा में करीब 95 लोग हड्डियों की बीमारी से जूझ रहे हैं। पानी में फ्लोराइड की ज्यादा मात्रा के चलते स्केलेटल फ्लोरोसिस नाम की हड्डियों की बीमारी यहां आम है। इसके बावजूद आज तक किसी राजनीतिक दल ने इस समस्या को हल करने की कोशिश नहीं की। आगरा में पानी की काफी दिक्कत है और आज से नहीं 1947 से लेकर अब तक जो है लोगों ने ध्यान नहीं दिया।
इन 5 साल में हमने वो ध्यान दिया कि शायद आगरा की जनता हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगी। गंगा कैनाल से हम पानी लेकर आए हैं, जो मुश्किल से मार्च तक, मैक्सिमम मार्च तक वो स्टार्ट हो जाएगा और मिनरल जैसा पानी मिलेगा। हमारे यहाँ पर बेसिक पानी की गुणवत्ता ही खराब है, और जब बेसिक पानी की गुणवत्ता खराब है तो उस पानी की गुणवत्ता को हमको ठीक करना होगा। जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने यमुना एवं गंगा के शुद्धिकरण का अभियान चलाया है। आगरा में पानी साफ करने के पारंपरिक तरीके अब बेअसर हैं। यमुना एक्शन प्लान आगरा में जल प्रदूषण खत्म करने में नाकाम रहा है। अब चुनाव है तो नेता साफ पानी को लेकर लोगों से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी की कई हिदायतों के बाद भी यमुना की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं आया है। केंद्र और राज्य सरकारों ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन समाधान नदारद है। जरूरत है एक ऐसी कारगर युक्ति पर काम करने की जिससे आगरा की जल समस्या का निवारण हो सके। आगरा से कैमरामैन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। पोल्ट्री उद्योग के लिए खुर्जा की देश भर में अलग पहचान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह औद्योगिक नगर हस्तशिल्प का केंद्र है, लेकिन नोटबंदी की मार इस कला पर भी पड़ी और यही वजह है कि यहाँ पर नोटबंदी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है। पोल्ट्री उद्योग में खुर्जा की धाक 300 साल पुरानी है। 1500 कारखानों में करीब 50,000 मजदूर यहाँ काम करते हैं। देश विदेश तक खुर्जा के फैले कारोबार के चलते यहाँ के लोगों का सीधा मुकाबला चीन से रहता है, लेकिन सरकारी उपेक्षा और लाल फीताशाही के चलते ये उद्योग अभी बेहाल है। गवर्नमेंट हमारी काम पे ध्यान नहीं दे रही है। इस पे तो हमारा टैक्स खत्म हो जाना चाहिए। अगर हम यह माल पकाते हैं किराए पर और फिर उसको बाहर बेचने ले जाते हैं तो उसका जो हमें वो टैक्स है वो मार देता है, इसलिए हमारा काम यहाँ सही नहीं हो पा रहा। एक तो सरकारी उपेक्षा, ऊपर से नोटबंदी ने उद्योग की कमर तोड़कर रख दी है। इन तीनों कारखानों में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। 2-3 महीने पहले जो मजदूर काम छोड़कर गए थे, उनमें से आधे अब तक नहीं लौटे हैं। इस टाइम कारोबार बिल्कुल ठप है। 3 महीने से इतने परेशान है, पैसे से परेशान है। इस टाइम लेबर को काम नहीं है देने के लिए। क्या नोटबंदी की भी परेशानी है, तो कारोबार बिल्कुल ठप है हमारा। पोल्ट्री नगरी के जो लेबर है वे भी सब कई महीने पहले छुट्टी चले गए। बहुत ज्यादा परेशानी आई है। नोटबंदी के नाते उनको पैसा नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, क्या करेगी पब्लिक। कारोबारियों का कहना है कि खुर्जा से करीब 8,000 मजदूर पलायन कर चुके हैं। नतीजा ये हुआ कि कई कारखानों में ताले लग गए। जहां काम भी चल रहा है, उसकी रफ्तार पहले के मुकाबले बहुत सुस्त है। पोल्ट्री कारोबारियों का दावा है कि इससे न सिर्फ खुर्जा बल्कि देश भर में लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ा है। पूरे देश से जुड़ा हुआ रोजगार है ये। आप देखिए, ट्रांसपोर्टिंग होती है, पूरे देश की ट्रांसपोर्टिंग होती है। पूरे देश के हर जिले में होलसेलर बैठे हुए हैं, हर तहसील में लगभग बैठे हुए हैं। उन होलसेलरों से जुड़े हुए, फुटपाथ पर बेचने वाले, शोरूमों में सेल करने वाले और उन होलसेलरों से जुड़े हुए फेरी करने वाले लोग जुड़े हुए हैं। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाखों लोग जुड़े हुए हैं इंडस्ट्री से पूरे देश के। ये चेक चालू हो गई, हमें कैश ना मिल रहा, सारी परेशानी चल रही है। डीजल पेट्रोल पे परेशानी चल रही है। अब ये कभी बढ़ जा कभी घट जा, 46 से 57 रुपए पहुंच गया फिर डीजल। तो सारी परेशानी चल रही है गाड़ी वालों को। तो पिछले चुनाव में यहाँ कांग्रेस को जीत मिली थी। इस बार फिर सपा कांग्रेस गठजोड़ के तहत कांग्रेस को यहाँ टिकट मिला है, लेकिन बीएसपी और बीजेपी ने भी यहाँ पूरा जोर लगा रखा है। राजनीतिक पार्टियां इन दिनों पोल्ट्री उद्योग को बेहतर बनाने के दावे तो कर रही है, लेकिन फिलहाल यहाँ के लोग ठप पड़े कारोबार से उबर नहीं पा रहे। खुर्जा के पोल्ट्री इंडस्ट्री के साथ पहले भी चुनौतियां कोई कम नहीं थी, लेकिन नोटबंदी के फैसले के बाद यह उद्योग काफी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है और साथ ही साथ तमाम श्रमिक और कारीगरों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। कैमरामैन संजय कुमार के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, खुर्जा। और इसी के साथ यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। प्रधानमंत्री ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। विपक्ष पर लगाए कई आरोप। देखिए पहली खबर, प्रधानमंत्री का जवाब, रात 8 बजे।
द गोलकुंडा, हैदराबाद शहर का खास आकर्षण, बना 4 किलों से मिलकर। 12वीं शताब्दी में वारंगल के राजा ने किया इसका निर्माण। एक समय कोहिनूर हीरा भी था इसकी शान। इस किले से कई राजवंशों ने किया राज। यहाँ मौजूद है कमाल का ध्वनि सिस्टम, जिसमें किले के सबसे ऊपर भाग में बैठा व्यक्ति सुन सकता है बाहर की आवाजें। यहाँ है शाही अपार्टमेंट, उठाऊ पुल, हॉल, राजाओं की कब्रें और मौजूद हैं शाही बगीचे। ये किले हैं हिंदू और इस्लामी संस्कृतियों के मेलजोल की निशानी। किले के ऊपरी भाग में है कला मंदिर और है एक मस्जिद भी। एमसी मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात उत्तराखंड की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तराखंड में सत्ताधारी कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड में बीजेपी 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। अमित शाह ने भाषण में नरेंद्र मोदी की करिश्माई छवि को उभारने की कोशिश की। विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए घनसाली पहुंचे अमित शाह ने हरीश रावत सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि बीते 5 साल में उत्तराखंड में भ्रष्टाचार और अराजकता का बोलबाला रहा है। 5 ही साल के अंदर इस उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार, अराजकता, बदहाल कानून और व्यवस्था, घटते हुए पर्यटक, इस सारी समस्याओं से उत्तराखंड को समस्याग्रस्त कर दिया। उत्तराखंड राज्य बनाने का श्रेय लेते हुए अमित शाह ने कहा कि बीजेपी प्रदेश की तरक्की के लिए प्रतिबद्ध है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार केंद्र की मदद को भी सही ढंग से इस्तेमाल करने में नाकाम रही है। घनसाली चारों धाम यात्रा का एक अहम पड़ाव है, लिहाजा उन्होंने दावा किया कि 4 धाम यात्रा को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार जी जान से जुटी है। 12,000 करोड़ रुपए का खर्च कर 900 किलोमीटर का रास्ता विदेशी तकनीक से 4 धाम तक गाड़ी लेकर पहुंच पाए, इस प्रकार का बनाने की शुरुआत कर दी है। अमित शाह ने भाषण में 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा उठाया। साथ ही कांग्रेस सरकार पर विधायकों के खरीद फरोख्त का भी आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के वक्त से ही गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग जोर पकड़ी। 1992 में तो इसे उत्तराखंड क्रांति दल ने बाकायदा राजधानी भी घोषित कर दिया, लेकिन 2000 में राज्य बना और तब से गैरसैंण का मामला अधर में लटका हुआ है। सरिता भंडारी ने गैरसैंण में एक छोटा सा होटल बना रखा है। गाय बगाहे कोई बाहर से आ भी जाता है, जिससे उनकी रोजी रोटी चल रही है। रजिस्टर में दर्ज आंकड़े बताते हैं कि होटल में रुकने वालों की तादाद मुट्ठी भर है। गैरसैंण में होटल बनाते वक्त सरिता को काफी उम्मीदें थी। उन्हें लगा कि गैरसैंण अगर राजधानी बन गया तो उनका व्यवसाय चल निकलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हमने कहा राजधानी बनेगी, रोडें अच्छी होंगी, यहाँ पे काफी मतलब बड़े बड़े लोग आएंगे तो हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा, पर उस हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। सरिता ही नहीं, गैरसैंण में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो राजधानी की उम्मीद में यहाँ पर व्यवसाय चलाने में जुटे हैं। गैरसैंण के लोगों की उम्मीदें टूटी नहीं हैं। सबको लगता है कि बस एक बार सरकार गैरसैंण को राजधानी घोषित कर दे तो इलाके का कायाकल्प हो जाएगा।
विकास होगा। हमारे जो बेरोजगार युवक हैं, यहाँ से भटक कर बाहर जाते हैं, छोटी मोटी नौकरियां करते हैं, वो नौकरियां यहाँ पर मिल सकेंगी और जनता को फायदा होगा। यहाँ पर जो है कई क्षेत्र में विकसित होंगे, अच्छी स्कूलें खुलेगी। फिलहाल देहरादून राज्य की अस्थायी राजधानी है, लेकिन राज्य आंदोलन के दौर से ही गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग जारी है। एक बार फिर जब इस मांग ने जोर पकड़ा तो सरकार ने 9 जून से 12 जून 2014 के बीच गैरसैंण में विधानसभा की पहली बैठक की। एक बार फिर बीते साल 17 और 18 नवंबर को यहां पर विधानसभा का सत्र आयोजित किया गया। 2014 से यहां विधानसभा भवन बनना भी शुरू हुआ, जहां आज भी काम जारी है। राजधानी नहीं बनाए जाने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। गैरसैंण में विधानसभा बन गई, सचिवालय बन चुका, पर अभी हम तमाम एमिनिटीज नहीं दे पाए। हमें 1000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है और मिनिमम 500 करोड़ केंद्र सरकार हमको पैसा नहीं देती। जो कुंभ के लिए नहीं पैसा देती, आपदा के लिए नहीं पैसा देती, वो हमें राजधानी बनाने का यश कैसे लेने देगी। हमने तो विधानसभा के अंदर 2 घंटे की चर्चा कराई गैरसैंण के बारे में, और गैरसैंण राजधानी का जो हमारा प्रस्ताव था वो कांग्रेस ने गिरा दिया, क्योंकि बहुमत उनका था। दूसरी तरफ उत्तराखंड क्रांति दल और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी का दावा है कि कांग्रेस और बीजेपी लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है और गैरसैंण उनके एजेंडे में है ही नहीं। बीजेपी और कांग्रेस का कभी मकसद ये राज्य बनाना नहीं रहा, दोनों राज्य विरोधी रहे, इसलिए उनको गैरसैंण का मतलब पता ही नहीं है। और यही कारण है कि आज भी वो केवल गैरसैंण का उपयोग अपने चुनावी फायदे के लिए कर रहे हैं, राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। राज्य के लोग चाहते हैं कि अगर पर्वतीय क्षेत्रों का विकास करना है, गैरसैंण होनी चाहिए, लेकिन उनके लिए उनको गैरसैंण राज नहीं आता, क्योंकि वो इस राज्य में जो माफिया राज है, शराब माफिया, खनन माफिया, नौकरशाहों की जो तिकड़ी माफियाओं के साथ जुड़ी है, वो इसके खिलाफ है। गैरसैंण को लेकर लोगों का भावनात्मक जुड़ाव है। स्थानीय लोगों को लगता है कि अगर जल्द ही इसे राजधानी घोषित नहीं किया गया तो एक बार फिर से बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव एक बार फिर सर पे है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां गैरसैंण के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए गैरसैंण का राजधानी बनना आज भी तिलिस्म बना हुआ है। कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी, गैरसैंण। और अब बात मणिपुर की। मणिपुर में पहले दौर के मतदान के लिए नामांकन भरने का सिलसिला मंगलवार से शुरू हो गया है। प्रदेश की 38 सीटों पर पहले दौर में वोटिंग होनी है। उम्मीदवार 14 फरवरी तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं, जबकि 16 फरवरी को चुनाव आयोग इन पत्रों की जांच करेगा। नाम वापसी की आखिरी तारीख 18 फरवरी मुकर्रर की गई है, जबकि पहले दौर की सभी 38 सीटों पर 4 मार्च को मतदान होगा। प्रदेश की बाकी 22 सीटों पर 9 फरवरी से उम्मीदवार पर्चे भर सकेंगे। इन सीटों पर 8 मार्च को मतदान होना है। प्रदेश की सभी 60 सीटों के नतीजे बाकी 4 राज्यों के साथ 11 मार्च को आएंगे। और अब चुनाव से जुड़ी कुछ और अहम खबरें। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर में चुनाव आयोग ने बड़ी तादाद में नकदी और अवैध शराब जब्त किया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक तीनों राज्यों से 104 करोड़ 61 लाख रुपए नकदी, 38 करोड़ 41 लाख रुपए मूल्य की 14 लाख 38 हजार लीटर शराब और 8 करोड़ 15 लाख रुपए का 2465 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया गया। इसी के साथ इन राज्यों में छापेमारी का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में जगह जगह सुरक्षा बल गाड़ियों की जांच कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने पंजाब की 3 सीटों के 48 मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान कराने का आदेश दिया है। मजीठा, मुक्तसर और संगरूर विधानसभा सीटों के 48 केंद्रों पर वीवीपीएटी तकनीकी खराबी की शिकायत के बाद ये कदम उठाया गया। आयोग के मुताबिक 9 फरवरी को इन मतदान केंद्रों पर फिर से वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा मोगा, सार्दुलगढ़ में भी कुछ केंद्रों पर फिर से वोट डालने का आदेश दिया गया है। गोवा के मरगांव सीट के एक मतदान केंद्र पर मंगलवार को दोबारा वोटिंग की गई। 4 फरवरी को हुए मतदान में ईवीएम में आई तकनीकी गड़बड़ी के बाद चुनाव आयोग ने यहां दोबारा मतदान का आदेश दिया। सुबह मतदान की रफ्तार सुस्त रही, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही लोगों ने उत्साह दिखाया। इस बूथ पर
4 फरवरी को 11:30 बजे मतदान रोक दिया गया था। तब तक 192 मतदाता वोट डाल चुके थे। और चुनाव आयोग ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में फिर से नोटिस भेजा है। इससे पहले मनोहर पर्रिकर ने नोटिस का जवाब देते हुए कहा था कि कोंकणी के उनके भाषण का गलत अनुवाद हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग ने इस दलील को खारिज कर दिया। आयोग ने सीडी की जांच के बाद दावा किया कि उनके भाषण से किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं की गई। अब इस मामले में चुनाव आयोग ने 9 फरवरी को 3 बजे तक मनोहर पर्रिकर से जवाब मांगा है। असल में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान मनोहर पर्रिकर ने एक रैली में घूस से जुड़ा बयान दिया था, जिसे चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन माना। और इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र 2017 में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।